दूसरा एलओपी का मतलब उनके लिए बन चुका है लीडर ऑफ पलायन। मतलब कि चर्चा की मांग आप करो पार्लियामेंट में, चर्चा के लिए चुनौती दो आप, और जब चर्चा में जवाब मिले आपको, बिंदुवार तरीके से आपके जो झूठ के बम है वो डिफ्यूज हो जाए और आपके एक के बाद एक झूठ के ऊपर से पर्दाफाश होता जाए, तो आप एलओपी लीडर ऑफ पलायन बन के भाग जाओ पार्लियामेंट से। उन्होंने कहा था डरो मत, हम तो कहते हैं राहुल जी भागो मत। महात्मा गांधी के 3 बंदर थे, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। आपने देखा होगा, चित्रण है महात्मा गांधी के 3 बंदर। आधुनिक काल में परम आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के भी 3 राजनीतिक सांकेतिक बंदर हैं। इन द मॉडर्न टाइम्स, राहुल गांधी, who has nothing in common with Mahatma Gandhi, including the surname, it is a stolen surname. He has 3 political symbolic monkeys. और ये 3 बंदर क्या दर्शाते हैं? वो राहुल जी की उस प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, इसको कोई अन्यथा ना ले, कि सच मत बोलो, सच मत सुनो और सच मत देखो। और कल पार्लियामेंट में जो चुनाव सुधार को लेकर विस्तृत चर्चा हुई, उसमें राहुल गांधी ने इन्हीं 3 बंदरों का एक उदाहरण पेश करते हुए, मैं उनको नहीं तुलना कर रहा हूं, मेरी बातों को कट करके, क्लिप कट करके, ये उनकी आदत है, उनकी सुप्रिया श्रीनेत वगैरह की, मैं कह रहा हूं कि उन्हीं की तरह अनुकरण करते हुए राहुल गांधी ना सच सुनने को तैयार थे, राहुल गांधी ना सच देखने को तैयार थे, राहुल गांधी ना सच बोलने को तैयार थे। और इसीलिए राहुल गांधी जी ने कल एलओपी का एक नया मतलब गढ़ लिया। एक तो एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है उनके लिए, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा तो भरपूर फैलाना संवैधानिक संस्थाओं पर, रफाल पर, सेना पर, एचएएल पर, एलआईसी पर, एसबीआई पर, सब पर कल उन्होंने जो प्रोपेगेंडा फैलाया इलेक्शन कमीशन को लेकर, तो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा तो है ही, पर दूसरा एलओपी का मतलब उनके लिए बन चुका है लीडर ऑफ पलायन। मतलब कि चर्चा की मांग आप करो पार्लियामेंट में, चर्चा के लिए चुनौती दो आप, और जब चर्चा में जवाब मिले आपको, बिंदुवार तरीके से आपके जो झूठ के बम है वो डिफ्यूज हो जाए और आपके एक के बाद एक झूठ के ऊपर से पर्दाफाश होता जाए, तो आप एलओपी लीडर ऑफ पलायन बन के भाग जाओ पार्लियामेंट से। उन्होंने कहा था डरो मत, हम तो कहते हैं राहुल जी भागो मत। अब तो भाग गए, पार्लियामेंट छोड़ के ही भाग गए। तो सच नहीं देखना है, सच नहीं बोलना है, सच नहीं सुनना है। आपको पता है कि मैं थोड़ी बहुत शायरी कविता भी कर लेता हूं, तो मैंने भी राहुल जी की जो स्थिति है, राहुल जी की बहुत कठिन स्थिति है। ओवर कॉन्फिडेंस और नार्सिसिज्म के बीच में जो फाइन लाइन है, अति कॉन्फिडेंस और आत्ममुग्धता, इसके बीच में जो फाइन रेखा है, उस पर राहुल गांधी खड़े हैं। उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिल्यूजन। तो राहुल गांधी जी के लिए मैंने कुछ लाइंस में लिख कर लाया हूं। ता उम्र राहुल गांधी रिमेन्स इन डेलुलू। डेलुलू आजकल ये शब्द चलता है, जेनजी का शब्द है। डिल्यूजन में जिसको होता है वो, उनको बोलते हैं डेलुलू। इनका कोई नहीं बचा है सोलुलू। सोलुलू मतलब सोल्यूशन। ता उम्र रहते हैं इन डेलुलू, कोई नहीं बचा इनका सोलुलू। चुनाव के समय जाएंगे कोलंबिया से लेकर होनोलुलू, और चुनाव हारने पर बोलेंगे इलेक्शन कमीशन व्हाट डिड यू डू। अभी जेनजी की भाषा में लिखा है, पुरानी शायरी नहीं है, नहीं जेनजी वाली शायरी है। राहुल गांधी जी, आपका ये जो 4D फॉर्मूला है ना, पहले डी से इलेक्शन में डिफीट होता है। अब जब डी से डिफीट होता है तो डी से वो डाइवर्ट करते हैं, भाई मेरे ऊपर ना आए, कोई मुझसे सवाल ना पूछे कि 95 टाइम्स मैं क्यों इलेक्शन हारा। तो डी से डाइवर्ट करना है, अटेंशन, अकाउंटेबिलिटी। तो डी से डिसइंफॉर्मेशन फैलाना है, डी से डिस्टोर्ट करना है,
डी से डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट पैदा करना है किसी भी संवैधानिक संस्था में कि भाई मैं नहीं हारा, इन्होंने मुझे हरा दिया। कोई बच्चा फेल हो जाता है पेपर में तो बोलता है कि भाई पेपर टीचर ही गलत था, सिलेबस के बाहर से सवाल आए, एग्जामिनर करेक्ट नहीं था, जो बहानेबाजी होती है। और लास्ट डी जिस पर राहुल गांधी आ चुके हैं वो है डी से धमकी देना। वो भी हमने देखा कि पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी अब 4th डी पर पहुंच चुके हैं, डी से धमकी देना। जो उनकी दादी मां ने तो इमरजेंसी लगा दी थी संवैधानिक संस्थाओं पर। संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने का लंबा इतिहास है इनके परिवार का, तो ये कोई नई बात नहीं है। पर उसी इमरजेंसी मानसिकता को दिखाते हुए राहुल गांधी जी अब डी से धमकी देने लगे संवैधानिक संस्थाओं को। कहते हैं आकर देख लेंगे, रेट्रोस्पेक्टिवली आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो राहुल जी की जो समस्या है वो ईसीआई नहीं है। ईसीआई तो बहाना है, राहुल जी की समस्या ईएमआई है। आप बोलोगे ईएमआई क्या? ईएमआई मतलब इमरजेंसी मानसिकता ऑफ इंदिरा। आज भी उससे बाहर नहीं निकले। तब इंदिरा इज इंडिया था, आज परिवार तंत्र इज अबाव संविधान तंत्र। मेरा परिवार चुनाव हारे तो संविधान तंत्र गलत, इलेक्शन कमीशन गलत, जुडिशरी गलत। और दूसरा है एंटाइटल्ड मानसिकता ऑफ इंदिराज ग्रैंडसन। अपने आप को ही पार्लियामेंट के ऊपर समझना, अपने आप को ही देश के ऊपर समझना, अपने आप को हर संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर समझना। तो ये ईसीआई का विषय नहीं है राहुल गांधी का। राहुल गांधी का असली विषय तो ईएमआई का है, इमरजेंसी मानसिकता से ग्रसित और एंटाइटल्ड मानसिकता में फंसे हुए। अब राहुल गांधी जी ने मुख्यतः से अपने थ्रेड्स बांधने की कोशिश की उन्होंने स्पीच में। आपने देखा, हालांकि वो थ्रेड कहां से कहां जुड़ रहा था वो तो हम सब ने देखा। ना इधर का थ्रेड वहां जुड़ रहा था, ना उधर का थ्रेड इधर जुड़ रहा था। पर उनके जो थ्रेड्स में से निकला वो 4 बिंदु थे। इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पर, सीसीटीवी पर, इम्यूनिटी पर, और राहुल गांधी ने जो इलेक्शन कमीशन को रेट्रोस्पेक्टिवली एक्शन करने की बातें की। और हर एक बिंदु पर कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने बिंदुवार तरीके से पूरे कानून को और संविधान को समझाते हुए पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल किया। राहुल गांधी जी कहते हैं कि आज की तारीख में नियुक्ति निष्पक्षता से नहीं होती। हालांकि आज नियुक्ति इलेक्शन कमिश्नर की कोई मोदी जी डायरेक्टली नहीं करते, पैनल करता है, कानून के तहत बना हुआ पैनल करता है। अब राहुल जी, मेरा आपसे सवाल है, आपकी तो सरकारें बहुत साल तक रही, 1950 से लेकर 2014 तक। आप मुझे बता दीजिए कि कौन सा ऐसा इलेक्शन कमिश्नर या कमिश्नर्स है जिसकी नियुक्ति आपने पैनल के माध्यम से करवाई हो, जिसमें नेता प्रतिपक्ष की कोई योगदान या रोल रहा हो। आज तो है, आज जो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होता है वो एक पैनल के तहत होता है। आपके समय पर तो डायरेक्टली अपॉइंट होता था, पहले तो मल्टी मेंबर भी नहीं था, एक ही इलेक्शन कमिश्नर। तो वहां पर वो प्रोपेगेंडा झूठ साबित हुआ उनका। दूसरा, उन्होंने सीसीटीवी पर सवाल उठाए कि 45 दिन के बाद सीसीटीवी क्यों नहीं रखा जाता। उस पर भी जवाब आया कि भाई 1950 से कानून बना है कि 45 दिन के बाद तो सुप्रीम कोर्ट भी किसी इलेक्शन पिटीशन का संज्ञान नहीं ले सकता। मतलब आपको जो पिटीशन दायर करनी है, अगर आपको लगता है आपकी चुनाव में कोई गलती हुई है, तो वो 45 दिन की अवधि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950-51 में तय किया गया था, इनकी सरकारों ने तय किया। अब सीसीटीवी 45 दिन से आगे रखने का तो कोई औचित्य नहीं बचता, तो उसको अलाइन किया गया। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं राहुल जी, चलिए छोड़ दीजिए कानून की बातें, कहां आप समझेंगे। बिहार में तो आप कह रहे हैं ना बड़े स्केल पर धांधली हुई, और बिहार के चुनाव 14 नवंबर को हुए, रिजल्ट्स आए, और आज आप देख लीजिए कितने दिन हो चुके हैं। तो कितनी आपने पिटीशंस फाइल की और सीसीटीवी को आपने स्टोर करवा दिया, उसका जवाब ही दे दीजिए। मतलब कि 35 से 40 दिन की अवधि निकल चुकी है बिहार चुनाव से, पर एक याचिका कांग्रेस ने ऑफिशियली फाइल नहीं की है, पर हल्ला मचाना है।
हल्ला काटना है। तीसरी बात उन्होंने कही कि इलेक्शन कमिश्नर को इम्यूनिटी क्यों मिलती है। राहुल जी देखिए, इतना एम्बैरेस मत कीजिए अपने आप को भी और हमें भी। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, वेदर वी लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, आप हैं। आप एक संवैधानिक पद से, संवैधानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पद पर है। चाहे आपको संविधान का ज्ञान हो ना हो, आपको कम से कम ये इमेज तो रखनी चाहिए कि आप संविधान जानते हैं भारत का। आर्टिकल 324 बड़े क्लियरली इस पावर को देता है, और जो भी संवैधानिक पद पर अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करता है उसको इम्यूनिटी मिलती ही है अपने कार्यों के लिए। ये संविधान सभा और संविधान के फाउंडर्स ने तय किया था, ये कोई हमने थोड़ी तय किया है। और रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट 1951 में सेक्शन 146 में बाकायदा वही लाइन है, मैं पढ़कर थोड़ी सुना भी देता हूं। नो सूट और प्रोसिक्यूशन विल लाई अगेंस्ट कमीशन और एनी अदर पर्सन, जो भी वो कार्य करते हैं उसके दृष्टिकोण से। तो क्या राहुल गांधी जी कहना चाहते हैं कि नेहरू जी ने गलत तरीके से, संविधान सभा ने गलत तरीके से ये इम्यूनिटी दी है? तो बता दे और आकर ओपनली नेहरू जी को डिसरिगार्ड करे। ये चोरी छिपे ना करे, ओपनली आकर करे। और जिन लोगों के परिवार का इतिहास ये रहा है कि इमरजेंसी के पीक पर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लागू करके 42nd अमेंडमेंट लाकर अपने आप को, मतलब प्रधानमंत्री को इम्यूनिटी दे देना, वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली, वो लोग बात कर रहे हैं इम्यूनिटी की। हमारे प्रधानमंत्री तो वो है जो अब वो कानून बन रहा है जिसमें कि अगर आप जेल में रहेंगे तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा। हमारे वाले तो वो है जो कहते हैं प्रधानमंत्री को पहले डालो उसमें। आपके वाले तो वो थे जो कहते थे कि प्रधानमंत्री पर जुडिशरी भी सवाल नहीं उठा सकती कन्विक्ट होने के बाद। मैं कंफ्यूज हूं कल की राहुल गांधी की जो थ्रेड वाली बातें हैं। हालांकि उसके धागे तो अमित शाह जी ने खोल दिए, पर वो धागे कहां जा रहे मुझे समझ में नहीं आता। कांग्रेस का अब तक डिबेट्स में और बाकी जगह पर यह कहना था कि हम एसआईआर के खिलाफ नहीं है, हम एसआईआर की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसके खिलाफ है। ठीक है, पर मनीष तिवारी जो कि संभवतः ओपनिंग स्पीकर थे कांग्रेस के, वो आकर कहते हैं कि एसआईआर करने का तो कोई कानूनी संवैधानिक अधिकार ही नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ, और राहुल जी मेरे सवाल आपसे अब शुरू हो रहे हैं, हिम्मत हो तो चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए प्रेस वार्ता कीजिए या ट्विटर पर, जहां पर भी आपको, क्योंकि अभी तो आप विदेश जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, तो जर्मनी से ट्वीट ही कर दीजिए, कोई समस्या नहीं। मेरा सवाल नंबर 1 ये है, क्या नेहरू जी, इंदिरा जी और मनमोहन जी की जो सरकार, राजीव जी की सरकारों ने जो भी एसआईआर करवाए वो अवैध और अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे क्या, एज पर मनीष तिवारी एंड कांग्रेस? अगर ऐसा है तो बता दीजिए। एक तरफ कहते हैं एसआईआर ठीक है, दूसरी तरफ कहते हैं एसआईआर का कोई बेसिस नहीं। दूसरा सवाल, वो कहते हैं एसआईआर तो ठीक है, प्रक्रिया थोड़ी गड़बड़ है और जल्दबाजी क्यों होती है? यही कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र की इकाई कहती है एसआईआर तुरंत प्रभाव से महाराष्ट्र के लोकल इलेक्शन से पहले होने चाहिए। और यही कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश और बंगाल में कहती है ये एसआईआर अभी क्यों कराया जा रहा है, थोड़ा और समय दे दीजिए। 2027 में चुनाव है, पर वहां पर जल्दबाजी उनको दिख रही है। और महाराष्ट्र में जहां पर लोकल चुनाव एक दिन पहले कहते हैं कि अभी के अभी एसआईआर होना चाहिए। दिस इज नॉट अबाउट एसआईआर, दिस इज अबाउट राहुल गांधी's hypocrisy to save his परिवार। दिस इज अबाउट संविधान पे वार, और दिस इज अबाउट खानदान से कोई सवाल मत पूछो यार। ये खानदान से सवाल नहीं पूछना है कि भाई चुनाव क्यों हारे, तो भाई एसआईआर का ठीकरा शुरू कर दिया है। 1 साल पहले राहुल जी, सवाल नंबर 2, आप एसआईआर तो बोलते ही नहीं थे, वोट चोरी तो बोलते नहीं थे, ईवीएम 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 बोलते थे।
याद है ना आपको, ईवीएम खराब है, ईवीएम दबाओ सब वोट मोदी को, ईवीएम दबाओ बीजेपी को सारा वोट जाता है, भाई इधर का निशान दबाओ उधर का निशान दबाओ सब चीज कमल को जाता है, यही कारण था ना। अब बता दीजिए कि ईवीएम गड़बड़ थी तो भाई कोई मूर्ख है क्या कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ करेगा। अब जब ईवीएम ही गड़बड़ है आपके हिसाब से तो एसआईआर में और वोट चोरी की और ये वोटर लिस्ट की क्या समस्या आ गई फिर। और जहां पर आप चुनाव जीतते हैं वहां पर कोई समस्या नहीं है। झारखंड में कोई समस्या नहीं थी भाई, तेलंगाना में 70 लाख वोट काटने की बात कांग्रेस ने की, 22 लाख वोट कटे, वहां पर बिल्कुल ठीक था सब कुछ। कर्नाटका में समस्या नहीं थी, जहां हारे वहां पर समस्या है। तो एक कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। मेरा तीसरा सवाल राहुल जी, अगर ये वोट चोरी सच में सही है तो वोट चोरी का आरोप सिद्ध करने के लिए आप कोर्ट तो जाते नहीं हैं, और हालांकि कोर्ट से आपको कोई रिस्पांस भी नहीं मिलता। महाराष्ट्र का एलिगेशन डिसमिस हुआ, महादेवपुरा का डिसमिस हुआ, आनंद का डिसमिस हुआ, पर राहुल गांधी जी ऐसी क्या मजबूरी है कि आपके खुद के साथी इसको नहीं मानते। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ओमर अब्दुल्ला और मोहम्मद रमजान, उनके सांसद, खड़े होकर पार्लियामेंट में बोलते हैं कि बिल्कुल कोई वोट चोरी नहीं हुई, सबसे फेयर प्रक्रिया से इलेक्शन हुआ जम्मू कश्मीर में। अब राहुल गांधी जी बताइए कि देश की जनता को, मतलब जनमत को, और देश की अदालत को कन्विंस करने से पहले संगत को तो कन्विंस करो। ना जनमत मानने को तैयार, ना अदालत मानने को तैयार, ना संगत मानने को तैयार, केवल जनपद आरोप लगाता रहे। क्यों राहुल गांधी जी नेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी बात नहीं मानता? इनकी एक साथी पार्टी है आईआईपी, बिहार के सो कॉल्ड महागठबंधन में, उन्होंने भी कहा ये वोट चोरी नहीं हुआ, ये तो शुद्ध रूप से अलायंस में गड़बड़ थी। इनके खुद के नेता तारिक अनवर, टिकट चोरी का मामला है जी, ये टिकट बेचे गए। शकील अहमद, अफाक आलम और हरियाणा में कुमारी सैलजा कि ईवीएम को दोष मत दो, हुड्डा जी की वजह से आ रहे। तो क्या ये सारे नेता भाजपा के एजेंट है, या ये सारे नेता इलेक्शन कमीशन को बचा रहे हैं, या ये सारे नेता आपको आईना दिखा रहे हैं कि ये वोट चोरी नहीं है, ये आपकी फेक थ्योरी है और ये ट्रूथ चोरी है, सच की चोरी। सच मत बोलो, सच मत देखो, सच मत सुनो। राहुल गांधी जी बता दीजिए कि आपके और भी साथी हैं यूबीटी सेना, सामना में एडिटोरियल लिखते हैं कि कांग्रेस बड़ी अहंकारी है। भाई चुनाव अगर आप वोट चोरी से हारे तो आपके साथी आपको क्यों दोष दे रहे हैं? टीएमसी के नेता अगले दिन बयान दे देते हैं कि यार राहुल को हटाइए, ममता दीदी को लाइए, तब इंडिया अलायंस की बात होगी। राहुल के पास कोई चार्म नहीं बचा, कांग्रेस के पास कुछ बात नहीं बची। भाई वोट चोरी से हारे ना आपके हिसाब से, तो क्यों भाई राहुल को दोष और कांग्रेस को दोष? और समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा भी कहते हैं कि अखिलेश लाओ, इंडिया अलायंस बचाओ। तो इसका मतलब साफ है कि वोट चोरी पर ना आप जनमत को कन्विंस कर पाए, ना अदालत को कन्विंस कर पाए, ना अपने संगत को कन्विंस कर पाए। और आखिरी सवाल राहुल गांधी जी इस विषय पर, वो कहते हैं ना चोरी और सीनाजोरी, जो खानदानी वोट चोर है वो दूसरों को वोट चोर बोल रहे हैं। जो स्थापित खानदानी वोट चोर है, एस्टैब्लिश्ड खानदानी वोट चोर, यह भी अमित शाह जी ने कल बताया कि भाई वोट आए थे पटेल जी के लिए, प्रधानमंत्री बने नेहरू जी, वहां से शुरू होती है वोट चोरी की यात्रा। उसके बाद 1975 में इंदिरा जी को तो कोर्ट ने कन्विक्ट किया था ना इलेक्शन मैल प्रैक्टिस के लिए। ये इंदिरा जी भी और कांग्रेस की तब से वोट चोरी स्थापित है। उसके बाद 1987 में जम्मू कश्मीर के चुनाव में वोट चोरी हुई, यह बयान हमारा नहीं है, यह बयान डॉक्टर शशि थरूर का है कि हां उस समय पर कांग्रेस ने वोट चोरी कराई जम्मू कश्मीर में। चिदम्बरम जी ने भी इस प्रकार का बयान दिया। उसके बाद
ईवीएम आने से पहले बूथ कैप्चरिंग करते थे। इस पर एक नहीं, दो नहीं, अनेकों कांग्रेस नेताओं ने बयान दिया है। संदीप दीक्षित, उस समय पर कीर्ति आजाद उनके साथ थे, और उसके अलावा जी परमेश्वर। और अभी की बात करें, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, तो कर्नाटका कांग्रेस के एक विधायक है नंजेगौड़ा। नंजेगौड़ा का इलेक्शन रद्द करवाया गया हाईकोर्ट के द्वारा क्योंकि उन्होंने वोट चोरी की। तेलंगाना में जुबली हिल्स में जिसको टिकट दिया कांग्रेस ने, उनका नाम है नवीन यादव। नवीन यादव फेक वोटर आईडी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। यह आरोप तेलंगाना की पुलिस ने लगाया, रेवंत रेड्डी जी की पुलिस ने। तो जिनके यहां पर घर में वोट चोरी हो रही है, वो सीनाजोरी कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी, आपसे विनम्र आग्रह है कि आज आप इन 4-5 सवालों का खुलकर ट्विटर पर जवाब दीजिए, मीडिया में जवाब दीजिए, जहां आपको मौका मिले वहां पर जवाब दीजिए। पर पता चला है कि राहुल गांधी जी ने एलओपी का एक और मतलब बना दिया, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, फिर लीडर ऑफ पलायन, और अब लीडर ऑफ पार्टिंग एंड पर्यटन। तो इसीलिए जब पार्लियामेंट का सेशन ऑन है, उसी के बीच 15 से 20 तारीख तक राहुल जी चले विदेश, जो उनको अमूमन अक्सर पसंद भी आता है, विदेश ही रहते हैं। कॉमन मैन की जिंदगी क्या होती है? हम लोग कॉमनली देखते हैं कि हम काम करते हैं, छोटा वेकेशन लेते हैं, फिर से काम पर लौट आते हैं। राहुल जी का थोड़ा उल्टा है। राहुल जी वेकेशन लेते हैं, थोड़े दिन के लिए भारत आते हैं, काम वाम का दिखावा करते हैं, फिर से वेकेशन पर चले जाते हैं। तो डिफॉल्ट सेटिंग जो है वो वेकेशन है। मतलब इंट्रोस्पेक्शन नहीं करना है, वेकेशन करना है, वेकेशन मोड पे रहना है। और फिर चुनाव हारना है तो इलेक्शन कमीशन को दोष देना है। और ये बात केवल मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। प्रियंका जी कल बहुत नाराज हो गई, बीजेपी को भला बुरा कहने लगी। प्रियंका जी, हमसे गाली गलौज करके क्या मिलेगा? समाजवादी पार्टी के एक नेता है, बहुत ही प्रतिभाशाली नेता है, उनका नाम है मिस्टर आईपी सिंह। और आईपी सिंह जी उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। आईपी सिंह जी लिखते हैं कि भाई राहुल गांधी जी, आप क्यों बन गए? आप में कोई गंभीरता नहीं है, आप नेता प्रतिपक्ष क्यों बने हैं? संसद चल रही है नेताजी, विरोधी दल के नेता विदेश यात्रा कर रहे हैं। देश की राजनीति को लेकर राहुल गांधी कितने गंभीर है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के नेता है, बीजेपी का ट्वीट नहीं है ये। राजनीति तपस्या होती है, तपाक 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 राजनीति नहीं होती। राहुल बाबा, नेता विरोधी दल क्यों बने जब आपको गंभीरता से उसे लेना ही नहीं? हर महीने आप विदेश यात्रा ही करते रहे। ये राहुल गांधी पे बोल रहे हैं। एक बार आईपी सिंह जी ने, मैं तो कभी नहीं इस्तेमाल करता ऐसे शब्द, मंद बुद्धि भी कहा था राहुल जी को। अपने ही साथी के तरफ से उनके मनोस्थिति की व्याख्या हो रही है। आप दूसरों की करते हैं, आपकी व्याख्या आपके साथी कर रहे हैं राहुल जी। तो इसीलिए लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, लीडर ऑफ पलायन और लीडर ऑफ पर्यटन श्रीमान राहुल गांधी जी से, जो इस मंच से मैंने 4-5 सवाल पूछे हैं, उनका जवाब देने का थोड़ा सा कष्ट करें राहुल जी, हम बड़े आभारी होंगे आपके। इस प्रकार की, मैं कह सकता हूं, बेतुकी, कुतर्क भरी व्हाट अबाउटरी तुलना की अपेक्षा मुझे प्रियंका जी से नहीं थी। राहुल जी करे तो समझ में भी आता है, हमने तो देखा ही है इतने वर्षों से। प्रियंका जी से थोड़ी उम्मीद ज्यादा थी। जो प्रधानमंत्री जब से मुख्यमंत्री बने हैं, और मुझे लगता है संभवतः 8,853 दिन हुए उनको जब से वो एक संवैधानिक पद पर आसीन है, सेवा कर रहे हैं। जिस प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री रहते हुए या प्रधानमंत्री रहते हुए एक दिन की छुट्टी नहीं ली, उनकी तुलना उनसे कर रहे हैं जो केवल छुट्टी पर रहते हैं, वर्क मोड में नहीं रहते, वेकेशन मोड में रहते हैं और बीच बीच में वर्क मोड में आते हैं। आप उनकी तुलना करते हैं जो भारत का परचम लहराने के लिए भारत के बाहर जाते हैं अपनी संवैधानिक ड्यूटी के तहत, और भारत को मजबूत करने के लिए या भारत का परचम लहराने के लिए जाते हैं। उनसे तुलना कर रहे हैं जो केवल भारत की बदनामी करने के लिए विदेशी मंच पर जाते हैं। तो एक तो भारत को मजबूत करने जाता है और दूसरा भारत की बदनामी के लिए जाता है। एक तो लगातार वर्क मोड में रहते हैं,
दूसरा लगातार वेकेशन मोड में रहते हैं। और चलिए ना प्रियंका जी, मुझे छोड़िए, बीजेपी को छोड़िए, आप आईपी सिंह के ट्वीट का ही जवाब दे दीजिए। आईपी सिंह ने प्रधानमंत्री जी पर नहीं, राहुल जी पर सवाल खड़े किए। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से आत्ममुग्धता और डेल्यूशन की चरम अवस्था में जीना चाहता हो तो उसको कैसे उस स्थिति से बाहर निकाला जा सकता है? जैसे कि कोई सो रहा हो, सोते हुए को तो जगाया जा सकता है, पर जो सोने की केवल ड्रामेबाजी कर रहा हो, चाहे लाख कोशिश कर लो, उसको आप नहीं जगा सकते। क्योंकि आप देखिए स्टेज बाय स्टेज इनका डेल्यूशन कैसे चेंज होता रहा। पहले ये कहते थे ईवीएम की वजह से हारे, ईवीएम का केस क्लोज किया तो एसआईआर पे आए, एसआईआर का केस क्लोज किया तो आजकल मैंने देखा चिदम्बरम जी का आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में कि जनता दोषी है, जनता समझ नहीं पाए हम क्या दे रहे थे, जनता की गलती, हमें वोट नहीं किया। और अब जनता का केस क्लोज करेंगे तो इनके एक नए नेता है कुमार केतकर, उन्होंने तो बोल दिया सीआईए और मोसाद जिम्मेदार है। तो ये हर जगह पर प्रोपेगेंडा के धुरंधर बनते हुए डेल्यूजन की अंतिम सीमा तक अगर कोई पहुंच जाए तो इस प्रकार की लॉजिक की डकैती और बोलने की बकैती पर क्या ही जवाब दिया जा सकता है।